आप सभी का प्राचीन भारत की इस वीडियो सीरीज में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इस सीरीज़ के अध्याय 14 मौर्य युग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि बात की जाए मौर्य युग की तो उसका सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें ये ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी माता जो थी वो शूद्र थी और उसका नाम मूरा नामक स्त्री थी, लेकिन नंदों के रसवान में रहती थी। और लेकिन एक पुरानी बौद्ध परंपरा से भी ज्ञात हुआ है कि नेपाल की तराई में गोरखपुर जो एरिया है आज का, वहाँ पर मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे और संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इन्हीं मौर्य नामक वंश से संबंधित था। अपने शासन के अंतिम दिनों में जो नंदों की कमजोरी और बदनामी बढ़ती जा रही थी, उसका फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम के एक विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य राजवंश का स्थापना किया। यहीं पर हमें एक विशाखदत्त नामक लेखक की जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा 9th सेंचुरी में एक नाटक लिखा गया जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। और इस मुद्रा राक्षस में ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने क्या चालें चली थी। मतलब कि जो चंद्रगुप्त के जो भी आसपास शत्रु थे उस समय, क्योंकि जब तो कोई एक स्थायी शक्ति थी नहीं कि एक शत्रु होगा, बहुत सारे शत्रु थे, तो उनको मिलाकर पहली बार मौर्य वंश जो था वो एक शक्ति बना था। तो मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई कौटिल्य की मदद से, यही इसमें बताया गया है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि विशाखदत्त किसकी रचना है। विशाखदत्त की रचना का नाम क्या है, तो वो मुद्रा राक्षस है। वहीं पे एक और जस्टिन नामक लेखक के बारे में जानकारी से मिलती है कि चंद्रगुप्त के द्वारा 6 लाख की फौज से संपूर्ण भारत को रौंद दिया गया। जस्टिन की इस बात का एक तर्क इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चंद्रगुप्त के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त कर दिया गया। मतलब सेल्यूकस जो था वो एक यूनानी शासक था और उसका शासन जो था वो पश्चिमोत्तर भारत तक था, लेकिन चंद्रगुप्त के प्रयास के माध्यम से पश्चिमोत्तर भारत सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त हो गया और यह इलाका सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ता था। ऐसा लगता है कि इस यूनानी वायसराय के साथ हुई लड़ाई में चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की और अंत में दोनों के बीच एक प्रकार से समझौता हो गया। और उस समझौते का क्या परिणाम रहा कि चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, ठीक है, बदले में सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पश्चिम का क्षेत्र दे दिया, क्योंकि उस समय जो यूनान था वहाँ पर हाथी वगैरह नहीं होते थे। तो और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध साम्राज्य का संस्थापक भी था, मतलब मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राजा था। तो मगध में हम देख चुके हैं पहले भी कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाथियों की संख्या होती थी। तो उसने 500 हाथी दिए और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम क्षेत्र को ले लिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया, जिसमें पूरे बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े भाग के अतिरिक्त पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत के दक्कन के क्षेत्र भी शामिल थे। मतलब यदि एक मैप के माध्यम से देखना चाहें तो यदि ये मैप है तो इसका साम्राज्य लगभग इस प्रकार से हो गया था। ठीक है, मतलब काफ़ी विस्तृत साम्राज्य हो गया था। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक प्रकार के विस्तृत साम्राज्य की स्थापना कर ली। फलतः मौर्यों का शासन जो था वो केवल तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर लगभग सारे भारत में था। तो यहाँ पे एक अलग से स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि मौर्यों का शासन का विस्तार तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में नहीं था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यदि स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए कि मौर्यों का शासन बिहार, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में फैल चुका था, तो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में शासन नहीं था। यही छोटी छोटी बारीकियाँ एनसीईआरटी से मिलती हैं और इनका उपयोग करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इसी के माध्यम से आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को और मजबूत कर सकते हैं। यदि बात की जाए उत्तर पश्चिम में, तो मौर्यों का आधिपत्य कई ऐसे इलाकों पर था जो ब्रिटिश साम्राज्य में भी शामिल नहीं थे। आगे यदि साम्राज्य के संगठन की बात करें तो मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया था। इसकी झलक हमें मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। जो मेगस्थनीज था वो एक यूनान का राजदूत था और उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, क्योंकि दोनों में मित्रता हो गई थी अब। और वह मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। उसने न केवल पाटलिपुत्र के अपितु सारे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिखकर छोड़ा। उसका यह विवरण पूरा नहीं बच पाया, परंतु उससे किए गए उद्धरण कई परवर्ती यूनानी लेखकों की पुस्तक में देखे जा सकते हैं। इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके
पुस्तक के रूप में इंडिका लिखी गई और मौर्य काल के प्रशासन और समाज अर्थव्यवस्था पर ही अच्छा प्रभाव डालती है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि मेगास्थनीज के इस विवरण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है ना। और यद्यपि अर्थशास्त्र को अंतिम रूप मौर्य शासन की कई सदियों के बाद दिया गया, फिर भी इसके कुछ खंडों में आई बात यथार्थ है और मौर्य प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में प्रमाणित जानकारी भी देती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो एक प्रकार का स्वेच्छाचारी शासक था। ठीक है, और उसके द्वारा सारे अधिकार जो थे वो अपने ही हाथों में रखे गए थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का आदर्श उच्च होता है। उसका कथन है कि प्रजा के सुख में ही मेरा सुख है और प्रजा के दुख में ही मेरा दुख है। परंतु हमें ये पता नहीं है कि इसका कितना फॉलो किया गया है, पर ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ से एक नया फैक्ट निकल के आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाचारी शासक था, मतलब केंद्रीकृत शक्ति अपने हाथों में रखता था। परंतु हमें, ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में यदि बात की जाए तो उसने बताया है कि राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद होती थी। ठीक है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग उसके सदस्य थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजा क्या उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य था, परंतु उसे अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता था। आगे बताया गया है कि जो साम्राज्य था वो कई सारे प्रांतों में विभक्त था। ठीक है, और प्रांतों में एक एक राजकुमार के जिम्मे लगा दिया गया था। राजकुमार राजवंश की किसी संतान को बनाया जाता था, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हीं के राजवंश से विश्वास पात्र लोग ही प्रांतों का अधिकार करें, और प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। ठीक है, और देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य में ग्रामांचल भी दिखते हैं और नगरांचल भी, दोनों का प्रशासन देखने को मिलता है। यहाँ पे उत्खनन से ये पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर मौर्य काल के हैं, जैसे पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला। ये सारे नगर जो है ये चोटी के नगर एक प्रकार से, और बड़े ही मजबूत शक्ति के केंद्र हुआ करते थे। और मौर्य राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र प्रशासन 6 समितियों का नेतृत्व करती थी। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का लेखा, बांटों और मापों का नियमन और इस तरह के अन्य कार्य करती थी। मौर्य काल के कई प्रकार के बांट बिहार में भी कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विशाल सेना थी। ठीक है, जो प्लिनी नामक एक लेखक है जिसके बारे में हमने पहले देख चुके हैं, इसकी बुक का नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। इसके द्वारा यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। एक दूसरे स्रोत में मौर्यों के पास 8,000 अश्वचालित रथ भी थे। वहीं मेगास्थनीज के द्वारा कुछ समितियों का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव और सवारी सेना के रूप में 6 अलग अलग अंगों की पहचान की है। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी वो नंद साम्राज्य से लगभग कितनी गुना थी? 3 टाइम्स अधिक बड़ी थी। अब चूँकि जब इनकी सेना इतनी बड़ी थी तो उसके रखरखाव के लिए खर्चा भी होता होगा। यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें तो लगता है कि साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सारे आर्थिक कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण होता था। मतलब जो आपका मौर्य साम्राज्य था उसमें आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण होता था। तो यहाँ से हमें एक फैक्ट पता चल गया कि मौर्य समाज में आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण होता था। वहीं पे राज्य के द्वारा जो खेतिहर और शूद्र मजदूर वर्ग थे उनकी मदद से कृषि बढ़ाने का प्रयास किया गया और नए नए किसानों से राजस्व वसूली के लिए ये कार्य किया गया। साथ ही साथ जो किसान होते थे वो सिंचाई की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाई गई थी और सिंचाई पर भी कर वसूला जाता था। ठीक है, वो भी एक आय का जरिया था। नगरों में बिक्री के लिए माल लाए जाते थे और प्रवेश द्वार पर उनसे चुंगी वसूल की जाती थी। तो इस प्रकार देख रहे हैं आपकी एक प्रकार की टैक्स व्यवस्था किस प्रकार धीरे धीरे उत्पन्न होती जा रही है विशाल रूप में, तो वही यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अगला शासक है अशोक, जिसका कार्यकाल है 273 से 232 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आप इसका कार्यकाल भी ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसके शासन की महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी सी है कि उसने यूनानी राजाओं के साथ निरंतर संबंध बनाए रखे। उसका पुत्र अशोक मौर्य जो था वो गद्दी पर बैठा और बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अपने 99 भाइयों का कत्ल कर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जानकारी मिलती है इसके बारे में।
लेकिन एक प्रकार की किंवदंती मान सकते हैं आप इसको, कि इसको गंभीरता से इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, आगे लिखा गया है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों में अशोक का पहला भारतीय राजा था जिसने अभिलेखों के सहारे सीधे प्रजा के साथ संबोधन किया है। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणियाँ? दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में बांटा जा सकता है। यहाँ पे अशोक का जो नाम है वो केवल उसके लघु शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, जिसमें से 3 जो है वो कर्नाटक के स्थानों में मिलते हैं और मध्य प्रदेश का एक स्थान यहाँ पर मिलता है। तो यदि बात की जाए कर्नाटक के वो 3 स्थल कौन से हैं, तो कर्नाटक के वो 3 स्थल जो हैं उनका नाम है मास्की, ठीक है, नेट्टूर और उडगोलम। तो ये कर्नाटक के 3 स्थान हैं और एमपी का एक स्थान जो है उसका नाम है गुर्जरा। तो आपको ये चारों नाम ध्यान रखने हैं। यहाँ पे उसका नाम अशोक नाम से शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, अन्य सभी स्थान पर उसको देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि देवानाम प्रियदर्शी किसका उपनाम था, तो अशोक का उपनाम था। यह अभिलेख शिलाओं पर, पत्थर के पॉलिशदार शीर्षयुक्त स्तंभों पर, गुहाओं में और मिट्टी के कटोरों पर भी खोदे गए हैं। ये न केवल भारतीय उपमहादेश में अपितु अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। तो यदि बोले कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनका विस्तार जो है वो केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अफगानिस्तान में भी देखने को मिले हैं। अब तक ये 45 स्थानों में कुल 182 पाठांतरों में पाए गए हैं। अब देखा जाए तो जो इसके राजादेश से सूचित जो ये अभिलेख हैं इसमें से अधिकांश जो है वो ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पश्चिमोत्तर भाग में ये खरोष्टी और अरामाइक लिपियों में देखने को मिलते हैं। आगे बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि जो थी वो अरामाइक और यूनानी थी। तो आपको यहाँ से पता चलता है कि जो अशोक के अभिलेख है उसकी लिपियाँ कौन कौन सी हो सकती थी। तो एक थी ब्राह्मी लिपि जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया है, दूसरी है खरोष्टी लिपि जो उत्तर पश्चिमी भारत में की गई है, तीसरी है अरामाइक लिपि, तो अरामाइक लिपि एक हो गई, और एक थी यूनानी। तो ये आपको 4 लिपियों के बारे में यहाँ पे पता चलता है, तो इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अशोक के द्वारा जो राजमार्गों का इस्तेमाल किया जाता था उन पर भी अभिलेख लिखे गए हैं और उन पर मोस्टली अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और इसकी भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक और परराष्ट्रीय नीति और उसके राज्य के विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त होती है इन अभिलेखों के माध्यम से। अब यहाँ पे एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि अशोक के शिलालेखों के बारे में, और एक बार हम अलग से अशोक के शिलालेखों को एक बार देख लेते हैं क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में और वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ नहीं था। तो अशोक के शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा चट्टानों, स्तंभों पर उकेरे गए इस प्रकार के कुछ 33 शिलालेख देखने को मिलते हैं जिन्होंने 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक के शिलालेख जो है वो बड़े पैमाने पर जनता के लिए सम्राट के द्वारा की गई घोषणाएं हैं जो धम्म के विचार और अभ्यास के बारे में संदेश देते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि अशोक के शिलालेख जो है वो पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश में बिखरे गए हैं और इनमें से अधिकांश शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में है, ये हमने देख चुके हैं। इन शिलालेखों को बौद्ध धर्म का पहला अमूर्त प्रमाण माना जाता है। आगे बताया गया है कि इसके शिलालेखों के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रमुख शिलालेख, एक है लघु शिलालेख, एक है प्रमुख स्तंभ शिलालेख और एक है लघु स्तंभ शिलालेख। ठीक है, इन शिलालेखों को उस सतह के आधार पर वर्गीकृत किया गया है जिस पर वे खुद खोदे गए हैं और 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि किसके द्वारा अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा गया। तो किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आगे यहाँ पे बताया गया कि अशोक के प्रमुख शिलालेख कौन कौन से थे। ठीक है, तो अशोक के प्रमुख शिलालेख धम्म का पालन करके अशोक के शांतिपूर्ण अस्तित्व की दृष्टि से संबंधित है, नंबर 1। नंबर 2, लगभग 14 प्रमुख शिलालेख है, वे काफ़ी विस्तृत हैं। ठीक है, नंबर 3, अशोक के कंधार यूनानी शिलालेखों को छोड़कर अशोक के सभी प्रमुख शिलालेख जो है वो बड़ी चट्टानों पर अंकित हैं। आगे बताया गया है कि ये शिलालेख जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा नियंत्रित क्षेत्र पर सीमा पर स्थित हैं। अब इस शिलालेखों के देख लेते हैं। तो जो अशोक का पहला शिलालेख है
वो किससे संबंधित है? वो पशु वध को प्रतिबंधित करता है और उत्सव समारोह पर भी प्रतिबंध लगाता है। तो अशोक के पहले शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि वह एक तो पशु वध को नियंत्रित करता है कि ये नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ जो उत्सवों और समारोह की प्रतिबंध लगाने की बात करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा ना फिजूल खर्ची होती है, तो फिजूल खर्ची नहीं की जानी चाहिए, ये इस बात के भी। जो दूसरा शिलालेख है वो क्या है? वो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख करता है। सामाजिक कल्याण उपायों से संबंधित भी इसकी जानकारी मिलती है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि अशोक के किस शिलालेख में उसके सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? वो मिलता है अशोक के दूसरे शिलालेख से। ठीक है, इसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अशोक का जो तीसरा शिलालेख है वो ब्राह्मणों को स्वतंत्रता प्रदान करता है और ये कहता है कि हर 5 साल में युक्ता, प्रादेशिक और रजुकों के साथ धम्म का प्रचार करने के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धम्म के प्रचारक कौन कौन थे? तो धम्म के प्रचारकों में एक था युक्ता, एक था प्रादेशिक और एक था राजुक। तो राजुक जो था ये हम देख चुके हैं कल के भी लेक्चर में। यदि आपने नहीं देखा तो आप पहले प्लीज़ सीरीज़ को कंप्लीट देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो राजुक होते थे वो कौन होते थे? वो एक प्रकार के अधिकारी थे जो इस प्रकार के कार्यों में नियुक्ति की गई थी। वहीं जो चौथा शिलालेख है अशोक का वो वेरी घोषा से संबंधित है और धम्म घोषा की वरीयता की बात करता है। मतलब वेरी घोषा यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, इसको ऐसा लिखते हैं वेरी घोषा मतलब होता है लगातार युद्ध वगैरह में लगा रहना, लेकिन धम्म घोषा मतलब होता है धम्म की स्थापना, जो किससे संबंधित है? जो समाज कल्याण, शांति, आपसी भाईचारे की भावना से संबंधित थे अशोक का धम्म। तो वह युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति में जाने की बात करता है। किस शिलालेख में? चौथे शिलालेख में। और समाज पर धम्म के प्रभाव की बातचीत करता है। अपने 5वें शिलालेख में अशोक के द्वारा दासों के साथ उनके आकाओं द्वारा मानवीय व्यवहार करने की बात की गई है। वहीं धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो किस में मिलता है? 5th शिलालेख में मिलता है। आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं, जैसे भारत में हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है तो वो नियुक्ति होती है, तो उसी प्रकार धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब होती है? हर 5 साल में होती है। आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके इतने सारे फैक्ट है कि आप कैसे याद करेंगे। जो 6वां शिलालेख है वो कल्याणकारी उपायों से संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ राजा की प्रजा के बारे में जानने की इच्छा को व्यक्त करता है। ठीक है, राजा ये कहता है कि प्रजा के सुख में ही मेरा सुख है, प्रजा के दुख में ही मेरा दुख है। किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? कल्याणकारी उपाय और राजा की प्रजा के बारे में जानकारी से ये 6th में मिलती है। यदि बात की जाए 7th मेजर रॉक एडिक्ट की, तो ये किससे संबंधित है? ये सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की भावना से संबंधित है। ठीक है, अशोक का 8वां शिलालेख जो है वो बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा का उल्लेख करता है। धम्म यात्रा के माध्यम से ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। तो बोध गया और बोधि वृक्ष की यात्रा या फिर ग्रामीण लोगों से संपर्क बनाने का अशोक का कौन सा शिलालेख वर्णित करता है? 8वां शिलालेख करता है। अगला लोगों के नैतिक आचरण पर जोर देता है और महंगे समारोह से बचना, ये किसकी बात है? 9th में। तो 9th में लोगों के नैतिक आचरण पर जोर देने की बात की गई है। ठीक है, अगला 10वां, इसमें प्रसिद्धि और महिमा की इच्छा की निंदा की गई है कि आपको यदि इस प्रकार की मैं फेमस हो जाऊँ या इस टाइप का, तो उसको निंदा की गई है 10th में। धम्म की विस्तृत व्याख्या किसमें की गई है? वो 11th में की गई है। अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो सभी धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता विकसित करने की अपील करता है। तो ध्यान रखना है, जो अशोक का 8वां शिलालेख है उसमें भी अशोक के द्वारा बात की गई है कि सभी धर्मों के प्रति, 7वें वाले में की गई है सॉरी, कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अशोक का 12th है उसमें भी यही बातचीत की गई है। तो यहाँ पे 12वें में भी यही जानकारी और 7वें में भी यही जानकारी है। मेजर रॉक एडिक्ट जो आपका 13 है उसमें अशोक के कलिंग युद्ध और विजय के बारे में बताया गया है और किस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन हुआ। साथ ही साथ जो 14वां शिलालेख है 14 नंबर का, उसमें देश के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों को उकेरने के उद्देश्य से संबंधित है।
तो इसमें जो सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है वो दो तरीके से बनता है। एक बनता है कि आपको एक तरफ शिलालेख का नंबर दे देंगे, जैसे पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा और चौथा दे दिया थोड़ी देर के लिए, तो और आपके सामने इनके नाम कुछ लिख दिया और बोल देगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार का क्वेश्चन भी इसी टाइप में आ जाएगा। वो इस प्रकार का बनता है कि यहाँ पे सामने लिख तो देगा, लेकिन वो आपको बोलेगा कि इनको आप मैच कीजिए कि पहला के उसका कौन सा होगा ABC में से, इस टाइप से। तीसरा तरीका ये है कि वो क्या करेगा, जो थोड़ा सा कठिन भी है, तीसरा तरीका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तो है कि आपको कुछ भी याद आया तो आप आंसर तक पहुंच भी सकते हो। लेकिन तीसरे तरीके में क्या है कि वो सीधे लिखेगा। वो लिखेगा जैसे कि चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। तो वो किस में मिलता है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इसी प्रकार उसने आपसे पूछा कि पशुवध को उसने प्रतिबंधित किया तो वो किस में है, तो वो पहले में आ जाएगा। आपसे ये पूछा गया कि अशोक किस शिलालेख में जानकारी मिलती है कि वह बेरी घोष से धम्म घोष की ओर वरीयता दी अशोक ने, तो वो किस में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। ठीक है। अगला पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो वो फिफ्थ शिलालेख में है। अगला यदि पूछे आपसे कि अशोक के द्वारा सभी धर्मों और संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई गई, ये कहाँ मिलता है, तो उसके 7th और 12th जो है शिलालेख, उनमें दोनों में ये जानकारी मिलती है। फिर बोध गया और बोधि वृक्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 8वें में मिलता है। धम्म की विस्तृत व्याख्या कहाँ पर की गई है, तो 11th में की गई है। कि शिलालेख में बताया गया है कि अशोक जो है वो कल्याणकारी उपाय और प्रजा के बारे में सोचेगा, तो वो 6th शिलालेख में अशोक के बताया गया है। तो सीधा ये पूछ ले कि अशोक की कलिंग युद्ध और उसकी विजय का वर्णन किस में है, तो 13th में है। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इसको पढ़ना है, इसी प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। अब देखते हैं अशोक का माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक है। अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के यदि लघु शिलालेखों की बात की जाए तो उनमें प्रमुख शिलालेखों के पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। और क्या क्या लेते हैं कि अशोक के व्यक्तिगत इतिहास और धम्म के उपदेश से संबंधित है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अशोक के लघु शिलालेख का संबंध किससे है, तो वो अशोक के व्यक्तिगत इतिहास, उसके धम्म के सारांश से संबंधित है। ठीक है। बहुत बार स्टेटमेंट में सिंपल सी जानकारी पूछ लेते हैं जो हमको स्किप हो जाती है, ध्यान में नहीं रहती है। अब अशोक के जो ज़्यादातर है शिलालेख वो कहाँ से, एक है मस्की आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सासाराम बिहार, रूपनाथ मध्य प्रदेश, भाबरू बेरात राजस्थान से प्राप्त होते हैं। तो आपसे हो सकता है कि ये एक तरफ जो अशोक के लघु शिलालेख हैं उनके स्थान का नाम और एक तरफ उनके राज्य का नाम जोड़ी मिलाकर पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मस्की है वो आंध्र प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, सासाराम तो बिहार में है ही, रूपनाथ जो है वो मध्य प्रदेश में है और भाबरू बेरात जो है वो कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है। ठीक है। अब अशोक के सभी छोटे शिलालेख में मस्की संस्करण इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सम्राट अशोक को देवानाम प्रिय पीदसी की उपाधि से संबद्ध होने की पुष्टि भी की गई है। लघु शिलालेखों में संख्या 3 में उन महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथों की सूची है जिनका बौद्ध पादरियों को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए था। ठीक है। अब जो ये इस प्रकार के अभिलेख है ना, लघु अभिलेख, वो छोटे हैं काफ़ी, इसीलिए उनका नाम लघु है। और इन अभिलेखों को उकरने की तकनीक की गुणवत्ता भी थोड़ी सी खराब है, क्योंकि हमने जो अभी देखा था अशोक के जो शिलालेख थे 14, उन शिलालेखों की जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। उनकी तुलना में जो लघु शिलालेख है उनकी गुणवत्ता काफ़ी खराब है। अब देखते हैं कि अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख कौन से हैं या पिलर एडिक्ट कौन सा है। ठीक है। तो अशोक के प्रमुख स्तंभ शिलालेखों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। प्रमुख शिलालेख और लघु शिलालेख उनके कालानुक्रमिक से पहले आते हैं। ये शिलालेख उनके शासनकाल के अंतिम काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो पिलर एडिक्ट्स हैं वो अशोक के अंतिम कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। 2 को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख स्तंभ शिलालेख मध्य भारत में पाए जाते हैं। 7 प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाए गए हैं। इनमें से कौन कौन से हैं? जो पहला स्तंभ शिलालेख है वो अपने लोगों की सुरक्षा से संबंधित है और अशोक के सिद्धांत के बारे में बात करता है, मतलब अशोक के धम्म के बारे में बात करता है। दूसरा है शिलालेख जो है वो धम्म को न्यूनतम पापों, करुणा, स्वतंत्रता, गुण, पवित्रता, सत्यता के अधिकार के रूप में परिभाषित करता है। तो आपसे पूछा जाए कि अशोक के धम्म की परिभाषा अशोक के किस स्तंभ लेख में मिलती है, तो कौन से स्तंभ लेख में मिलती है? सेकंड वाले में मिलती है। स्तंभ लेख 3 जो है वो कठोरता, क्रोध, करुणा और पापों का नाश करता है।
ठीक है। सबसे प्रेम की भावना की बातचीत करता है ये। कौन सा स्तंभ लेख है? तीसरा। चौथा स्तंभ लेख जो है वो राजुक के कर्तव्य का उल्लेख करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि अशोक के जो अधिकारी है राजुक, उसके कर्तव्य का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो फोर्थ स्तंभ लेख में मिलता है। साथ ही साथ यदि बात की जाए तो शिलालेख में राजुक का नंबर था 3rd नंबर पे। 3rd शिलालेख में राजुक का उल्लेख देखने को मिला था। 5वें नंबर पर स्तंभ का शिलालेख जो है वो, उसमें जानवर पौधों की एक सूची है जिन्हें कुछ अवसरों पर नहीं मारा जाना चाहिए था। उन जानवरों और पौधों की सूची जिन्हें कभी नहीं मारा जाना चाहिए था, अशोक के द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो देखा जाए तो अहिंसा की बातचीत कर रहा है स्तंभ लेख 5 में। वहीं यदि शिलालेख की बातचीत करें तो वो पहले शिलालेख में ही पशु बलि की निंदा करता है। छठा स्तंभ लेख जो है वो धम्म की नीति की व्याख्या करता है। और दूसरे स्तंभ लेख अभी हमने देखा कि उसमें धम्म की परिभाषा दी गई है कि धम्म क्या है। ठीक है। जो 7वां स्तंभ लेख है उसमें क्या है कि सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है। वहीं शिलालेख की यदि बातचीत की जाए तो 7th और 12th शिलालेख जो है उसमें हमने देखा था कि उसने सहिष्णुता की बातचीत की थी। यदि बात की जाए अशोक के लघु स्तंभ शिलालेख में, तो अशोक के लघु स्तंभ शिलालेखों के अंतर्गत 5 लघु अभिलेखों का उल्लेख मिलता है। वे छोटे रॉक शिलाओं में से एक है। यह शिलालेख अशोक के शासनकाल के प्रारंभिक काल के हैं। ठीक है। लघु स्तंभ शिलालेख और शिलालेखों पर अंकित विशेषताएं क्या हैं? पहला है विद्वता का आदेश, यानी संघ में असहमति के लिए सजा की चेतावनी दी गई है। दूसरा, रानी के आदेश दिए गए हैं। अशोक ने घोषणा की है कि रानी के उपहारों को श्रेय दिया जाना चाहिए। निगाली सागर स्तंभ शिलालेख, इसमें कनक मुनि बुद्ध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए अशोक ने समर्पण दिया है। वहीं रुम्मनदेही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुम्मनदेही स्तंभ शिलालेख का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? ये अशोक से संबंधित है। इसमें लुम्बिनी यानी बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा के बारे में बताया गया है। अब अशोक के शिलालेख की भाषाएं क्या क्या है? तो 3 भाषाएं हैं। इनमें प्राकृत, अरामी और ग्रीक। अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरामी में हैं। प्राकृत शिलालेख ब्राह्मी लिपि में थे और कुछ उत्तर पश्चिम में खरोष्टी लिपि में भी देखने को मिलते हैं। अफगानिस्तान में शिलालेख ग्रीक और अरामी लिपि में लिखे गए हैं। कंधार शिलालेख द्विभाषी है, ग्रीक और अरामाइक दोनों में लिखे गए हैं। अब यहाँ पे यही बताया गया है आगे कि देवानाम प्रियदर्शी के रूप में उसको संदर्भित किया गया है। अशोक का नाम स्पष्ट रूप से 3 शिलालेखों में उल्लेख से मिलता है। एक है मस्की, एक है गुर्जरा और एक है नीतूर। तो नीतूर और मस्की जो है वो कर्नाटक में है, गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक का एक और है उडगोलम, तो वहाँ पर भी मिलता है। यही जानकारी इसमें है। तो इस प्रकार हमने अशोक के सारे शिलालेखों को देख लिया, स्तंभ लेखों को देख लिया और लघु शिलालेखों को भी देख लिया है। आगे यहाँ बताया गया कलिंग युद्ध का प्रभाव। तो कलिंग युद्ध में काफ़ी ज़्यादा रक्तपात हुआ। इसी के कारण क्या हुआ कि अशोक ने भैरी घोष की नीति को त्याग कर धर्म घोष की नीति को अपना लिया। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, अभी हमने देखा था कि अशोक के किस शिलालेख में बताया गया है कि उसने भैरी घोष की नीति को त्याग कर धर्म घोष की नीति का पालन करना चाहता है। आगे देखते हैं। इसलिए उसने दूसरे राज्य पर भौतिक विजय पाने की नीति को छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपना लिया। ठीक है। अब जो 13वां शिलालेख था, अभी हमने देखा था, उसमें क्या वर्णन किया गया है? राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवों के प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। उसके कई गुने नष्ट हो गए। निष्ठापूर्वक धम्म का पालन, धम्म की कामना और धम्म का उपदेश करने लगे। उसके बाद कलिंग विजयी देवों का प्रिय पश्चाताप करने लगा, क्योंकि जब किसी देश को जीता जाता है तो वहाँ लोगों की हत्या और मृत्यु का और पलायन भी होता है। ऐसा वक्त देवों के प्रिय को कड़ा दुख और गंभीरदायी लगा। देवों के प्रिय को इससे भी अधिक दुख इस बात से था कि वहाँ कोई रहते हैं, चाहे वे ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदाय के हों, या ऐसे गृहस्थ हो या गुरुजन हों जिनकी आज्ञाकारी से संबंधित है। उस समय कलिंग को जीतने में जितने भी लोग मारे गए या मरे या बंदी बनाए गए, अब यदि उन्हें 100,000वें भाग को भी वैसा भोगना पड़े तो देवों के प्रिय को व्यर्थकारी लगता है। मतलब उसके धम्म की नीति की यहाँ चर्चा की गई है। आगे यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अशोक ने जंगल में रहने वाले जनजातियों से भी कहा था कि वे धम्म की नीति का पालन करें। ठीक है। वहीं पे पराये देशों में भी उसने मनुष्य और पशुओं के कल्याण के लिए कदम उठाए और उन दिनों की स्थिति को देखते हुए सर्वथा एक नई चीज़ थी। बेसिकली इस नीति के माध्यम से, धम्म की नीति के प्रचार के माध्यम से वो अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाना चाहता था।
अशोक ने प्रचार के द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाया। ठीक है। कलिंग युद्ध ने अशोक को नितांत शांतिवादी बना दिया। उसने हर हालत में शांति के लिए शांति की नीति ही नहीं ग्रहण की, प्रत्युत वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर चला गया। ठीक है। और इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चली आ रही विशाल सेना को उसने विघटित कर दिया। मतलब इस बात के प्रमाण नहीं है कि उसके द्वारा शांति के लिए अपनी सेना को ही विघटित कर दिया था। फिर आगे पता चलता है कि उसने अपने साम्राज्य के भीतर अधिकारियों की नियुक्ति की जो राजुक कहलाते थे। उसने प्रजा को न केवल पुरस्कार ही बल्कि दंड का भी अधिकार सौंपा। तो राजुक जो था वो धम्म का प्रचार करने वाला अधिकारी था, जिसका उल्लेख किस शिलालेख में है? तीसरे शिलालेख में हमने अभी देखा था। आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म में क्या जानकारी मिलती है कि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगीति के समय ही जो आपका फेमस है अधिधम्म पिटक जो है वो लिखा गया था। आपको ये बताना है कमेंट करके कि सूत पिटक और विनय पिटक जो है वो किस बौद्ध संगीति में लिखे गए थे। यानी बौद्ध संगीति मतलब बौद्ध संगीति 4 हुई थी। ठीक है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु के समय हुई थी। ठीक है। राजगिरी में हुई थी। और उस बौद्ध संगीति में ही सूत पिटक और विनय पिटक की स्थापना रचना हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी कालाशोक के समय। और इस बौद्ध संगीति में आपको देखने को मिला होगा कि बौद्ध धर्म में कैसे स्थानिक और महासांगिक का विभाजन देखने को मिल रहा था। तीसरी बौद्ध संगीति जो थी वो अशोक के समय हुई थी। ठीक है। ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस बौद्ध संगीति में हमने अभी देखा कि किसकी स्थापना की गई थी? इस अधिधम्म पिटक की स्थापना की गई थी। चौथी बौद्ध संगति जो है वो किसके समय हुई थी? वो हुई थी कनिष्क के समय हुई थी। और इस बौद्ध संगीति में जो कनिष्क के समय हुई थी इसमें यहाँ महायान और हीनयान 2 संप्रदाय बौद्ध धर्म से निकले थे। ठीक है। जो हीनयान संप्रदाय था वो बुद्ध को एक मानव के रूप में मानता था, लेकिन महायान संप्रदाय जो था वो उनको भगवान के रूप में पूजने लगा था। ठीक है। तो इसी प्रकार की जानकारी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब जैसे यहाँ पर बौद्ध संगीति की चर्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से क्लियर किया तो हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो गया और हमें थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ा। अब जो राजा था वो राजा के प्रतिनिधि के नाते प्रजा की देखभाल करता था। कौन? जो अधिकारी वर्ग था वो। अब अशोक ने धम्म महामात्र पर बल दिया और अपने साम्राज्य में न्याय कानून बनाए रखने के लिए राजुकों की भी नियुक्ति की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में या शिलालेख में धम्म महामात्रा की नियुक्ति का प्रावधान है? तो हमने अभी देखा था कि उसके 5th शिलालेख में धम्म महामात्रा की नियुक्ति है। और राजुक का वर्णन किस में है? तो 3rd शिलालेख में है। वह कर्मकांडों का विशेषतः स्त्रियों से प्रचलित अनुष्ठानों के रस्मों का भी विरोधी था। परंतु अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसे हम सांप्रदायवादी नहीं मान सकते। इस धर्म का व्यापक लक्ष्य था समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखना और आज्ञा माने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें। ये इस धर्म का मुख्य उद्देश्य था। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। उसने जीवों के प्रति दया रखने की बात की। आपको बताना है कमेंट करके कि किस शिलालेख में अशोक के द्वारा पशु बलि की मतलब रोक लगाई गई है? तो किस में की गई है? 1st में की गई है। बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार अशोक के उपदेशों का उद्देश्य सहिष्णुता की नीति है। सहिष्णुता की नीति किस शिलालेख में मिलती है? उसके 7th और 12th शिलालेख में मिलती है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब इतिहास में अशोक का स्थान क्या है? तो अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। जैसे अशोक के द्वारा धर्म प्रचारक शासक था और उसने अपने आस्था के प्रति बड़े उत्साह और निष्ठा के साथ क्या किया? अपने साम्राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने धर्म का प्रचार किया। दूसरी उसकी महानता का कारण ये है कि उसने एक प्रकार से राजनीतिक एकता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक धर्म, एक भाषा, प्रायः एक लिपि सूत्र में सारे देश को बांधना चाहता था। उसके अधिकांश जो लेख है क्योंकि इसी कारण ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पर देश के एकीकरण में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी लिपियों का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे इसका योगदान क्या है कि उसने सहनशील धार्मिक नीति भी चलाई। उसके द्वारा प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की गई। उसके द्वारा हर संप्रदाय के लिए दान देने की बातचीत यहाँ पे की गई। वो किसी भी संप्रदाय और का विरोधी नहीं था। आगे यहाँ पे बताया गया है कि गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के बीच उनने सांस्कृतिक संपर्क किस प्रकार बढ़ाया और किस प्रकार राज्य को एक प्रकार से सांस्कृतिक इकाई बना दिया। तो वो भी अशोक की एक महान उपलब्धि है।
5वां बिंदु है कि इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। तो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ज़रूर 13th शिलालेख के बारे में उल्लेखित करना होगा। ठीक है, आगे यही बताया गया है यहाँ पर कि इतिहास में इस तरह की नीति अपनाने का अशोक के अलावा कोई और उसके बराबर आदर्श दिखाई नहीं पड़ता। और अशोक की जो तुलना की जाती है, जो कई बार की जाती है, तो आपको भी करना चाहिए, वो की जाती है समुद्रगुप्त से, जो गुप्त वंश का शासक था, और अकबर के साथ उसकी नीतियों की तुलना की जाती है। मतलब हमारे इतिहास में कुछ 2-3 ही महान सम्राट हुए हैं। तो हम प्राचीन काल में अशोक द महान कहते हैं, और वहीं हम मध्यकाल की बात की जाए तो उसमें अकबर महान की बात की जाती है। तो आपको अशोक की तुलना उनसे की जानी चाहिए। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन यदि दिए गए हों तो इसमें एक जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मौर्य साम्राज्य की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को किस प्रकार बढ़ाया और धर्म के विषय में अशोक की क्या धारणा थी। ठीक है, तो धर्म के विषय में जो भी धारणा थी वो आप अशोक के शिलालेख, उसके लघु शिलालेख, उसके स्तंभ शिलालेखों का उल्लेख करेंगे, उसके माध्यम से बताएंगे। ठीक है, एक को जैसे आप अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि आप सम्राट अशोक का मूल्यांकन करें, तो इसमें आपको मूल्यांकन में क्या करना है कि आपको 90% उसकी अच्छी चीज़ें बताना है और 10% यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो आपको वो बताना है। इसी प्रकार मूल्यांकन किए जाते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।